नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ रायपुर से, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक पद से अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह को इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने की अंतिम तारीख कल थी और एक दिन पहले ही अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस्तीफा स्वीकार किया है। सांसद बनने पर विधायकी से इस्तीफा दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और पहले से ही वे विधानसभा में जीत कर जा चुके थे। राज्य सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है, मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है और अब सांसद के रूप में काम करेंगे बृजमोहन अग्रवाल। तो विधायक पद से अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह को इस्तीफा सौंपा गया है। इस्तीफा देने की अंतिम तारीख कल थी। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है और साथ ही अब सांसद का कार्यभार आगे बढ़ाएंगे और केंद्र के तमाम मुद्दों को लेकर आगे काम करेंगे। लेकिन फिलहाल मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। इसकी जानकारी देते हुए दार्जिलिंग एडिशनल एसपी अभिषेक रॉय ने जानकारी दी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस यहां खड़ी थी। पीछे से मालगाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी के आगे के इंजन में गैस कटर लगेगा। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि स्थिति अभी थोड़ी गंभीर है। इस हादसे में 60 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है। यहां मदरसा में एक कैंप भी बनाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी, ममता बनर्जी, रेल मंत्री ने दुख प्रकट किया है। और पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए 2 व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मृतकों के परिजन को 10 लाख रुपए, जिन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ममता सरकार ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में रेल हादसे पर दुख जाहिर किया है। रेल हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहुल गांधी ने मृतकों के शोकाकुल परिजन के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्य में मदद करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। आए दिन यात्रियों की जानमाल का नुकसान हो रहा है। और कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचने का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है। रविवार को संगलदान रियासी ट्रैक के परीक्षण के लिए इंजन चलाया गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। इस ट्रैक पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी बना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल संगलदान खंड सहित USBRL परियोजना का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 118 किलोमीटर लंबे कांजीगुड़ा बारामूला खंड को कवर करने वाली परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2009 में किया गया था। रेलवे अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का व्यापक निरीक्षण किया है। उत्तर रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है, जो रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। नियमानुसार राहुल केवल एक ही सीट से सांसद रह सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल दोनों में से कौन सी सीट खाली करेंगे, यानी छोड़ेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल वायनाड सीट खाली कर सकते हैं
और ऐसे में उनके कार्यालय ने राहुल के इस्तीफे के संबंध में प्रक्रिया जानने के लिए लोकसभा सचिवालय के संपर्क किया। संविधान के तहत कोई व्यक्ति का एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता, न ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों पर प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 10(1)(1) के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे चुने जाने की तिथि में 14 दिन के भीतर एक सीट से सांसदी छोड़नी होती है। अगर वह चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट से इस्तीफा नहीं देता तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। ऐसे में 4 जून को परिणाम आए थे और आज कुल लेकर 18 तारीख को 14 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उससे पहले राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी होगी। चंडीगढ़ में HSIIDC की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाए ताकि उद्योगपतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहरी विकास प्राधिकरण से HSIIDC को स्थानांतरित किया गया। सभी संपदाओं में भी जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की एक समय सीमा निर्धारित करें। अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सीएम ने पिछले वर्ष अंबाला औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस बस में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी अयोध्या जाएंगे, वहां श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे। हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आयु 60 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए और परिवार की आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए अंबाला से जत्था रवाना हो रहा है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर हमें मिला है, ये सौभाग्य की बात है। अंबाला पहुंचे सीएम नायब सैनी ने अयोध्या बस रवाना करने के बाद सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से हमारे इस पवित्र भूमि अंबाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। की तरफ से जी हम अयोध्या जा रहे हैं जी, हमारा कोई किराया खर्चा कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है जी। हमारे लिए बहुत अच्छा किया सरकार ने, ये मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री अयोध्या योजना की तरफ से जाने लग रहा हूँ, फ्री फुल सेवा और यार पूरा प्रशासन का धन्यवाद करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह ने सिवनी का दौरा किया, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, कई जगहों पर आम सभा रखी गई। मंत्री पटेल ने कोरई ब्लॉक की बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल समेत कई उद्गम स्थलों में पूजा अर्चना की और मौजूदा लोगों को संबोधित किया गया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल संरक्षण को लेकर लोगों को शपथ दिलाई और साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनपद गोंडा के महनून विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही लखनऊ में बहराइच लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गौंड ने शिष्टाचार भेंट की और मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने भी मुलाकात करी। साथ ही पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह लोक संस्कृति शोध संस्थान की सचिव सुधा द्विवेदी के साथ 7 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भी सीएम से मुलाकात करी है।
और संसदीय कार्य औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। वहीं होने वाले उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी, सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस दौरान मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद सुखद अनुभूति हुई है। देशवासियों से अपील है कि सभी लोग अयोध्या आए और रामलला के दर्शन पूजन करें। अयोध्या के डेवलपमेंट पर बोले जसवंत सिंह सैनी, कहा पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत फर्क हो गया है। चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा सुंदर वातावरण है। लोकसभा चुनाव में हार का पर कहा कि जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा की जा रही है और आने वाले उपचुनाव में बीजेपी ताकत के साथ लड़ेगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भगवान श्री राम के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज अयोध्या में परिवार सहित भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं और आप लोगों को भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो ये कहूँगा सब लोग अयोध्या आएँ, भगवान श्री राम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत परिवर्तन है, पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या में बहुत परिवर्तन है। चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा सुंदर वातावरण है। भगवान श्री राम का अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ आकर के मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई है। भगवान उन्नाव सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरी साक्षी महाराज का उन्नाव पहुंचे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बांगरमऊ पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटिहार, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य पुनीत गुप्ता, अर्जुन लाल दिवाकर की अगुवाई में सांसद साक्षी महाराज का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में उन्नाव की जनता ने मुझे जिताया है। मैं मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और जिसके लिए उन्नाव की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उन्नाव की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्नाव की जनता ने तीसरी बार मुझे सांसद चुना, इसलिए उन्नाव की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय मोदी जी ने भी हैट्रिक लगाई है, जो तीसरी बार सरकार बनाए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उसके लिए मैं सबको बधाई करता हूँ। आज साक्षी महाराज की हैट्रिक के बाद में बांगरमऊ में प्रथम आगमन पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में भीड़ है, हजारों के हिसाब से गाड़ियाँ हैं। आज पूरा बांगरमऊ साक्षी में है और साक्षी महाराज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और इस बार हैट्रिक लगने के बाद में उन्नाव में एक नया विकास, उन्नाव प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्नाव की जनता का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में नैनीताल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली और राज्य अतिथि गृह में बिजली पानी की कटौती के साथ ही वनाग्नि मामले की जानकारी ली। बैठक में भीमताल के विधायक राम सिंह खेड़ा भी मौजूद रहे। नैनीताल से भुवन सिंह ठठोला की रिपोर्ट। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में बीजेपी द्वारा प्रायोजित जल संकट चल रहा है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है। मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया।
जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। दिल्ली में जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद पौंड और जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वजीराबाद पौंड में हरियाणा से पानी आता है और वहां से हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। हम एक बार फिर हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि वे यहां पर यमुना में पानी छोड़ें। दिल्ली में पानी का उत्पादन यमुना के पानी से होता है। एक तरफ मुनक करनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद कनाल पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। दिल्ली वालों का जीवन उनके हरियाणा सरकार के हाथ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यमुना नदी के सामने खड़े हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी है। इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। आप दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भीषण गर्मी के बीच पानी के सवाल पर सियासी उछाल देखने को मिल रहा है और इसी बीच बीजेपी ने दिल्ली में 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली में जल संकट के बीच लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, मटके भी फूटे। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासी पानी को एक एक कर बूंद के लिए तरस रहे हैं। पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के शास्त्री नगर में बीजेपी ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी के पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि पिछले 2 माह से दिल्ली की जनता पानी के लिए मोहताज हो गई है, तड़प रही है और बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। केजरीवाल सरकार की जल मंत्री आतिशी मारलेना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। और करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली एनसीआर में केवल लोग ही बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं कर रहे, बल्कि इस बार तो दिल्ली एयरपोर्ट की भी बत्ती गुल हो गई है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 मिनट से ज्यादा बिजली गुल रही। इस पावर कट से विमान परिचालन बाधित हो गया और कई विमान देरी से उड़ान भरने पर मजबूर हुए। बता दें कि एयरपोर्ट पर लाइट कटने की वजह से राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट ब्लैकआउट हो चुका है। इस कारण एयरपोर्ट पर सारे काम ठप हो गए। विमान की देरी हो गई और भीषण गर्मी यात्रियों से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लगातार ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी दिल्ली के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक शैला रानी रावत से मिलकर उनका हालचाल जाना है। उत्तराखंड के केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांसद अनिल बलूनी ने भगवान बद्री केदारनाथ से शैला रानी रावत को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और देवघर में बीजेपी विधायक नारायण दास से सांसद निशिकांत दुबे के गुट के कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज कर धक्का मुक्की की है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान विधायक नारायण दास समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की गई। विधायक नारायण दास ने सांसद निशिकांत दुबे पर उनके गुट के कार्यकर्ताओं से हंगामा और मारपीट कराने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लुइस मरांडी के अलावा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय बैठक में मौजूद रहे। हंगामा बढ़ता देख प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने लोकसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष और चुनाव कार्य से जुड़े कार्यकर्ताओं से एक एक कर मुलाकात की। और फिलहाल के लिए खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।